नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं कुंडली की व्याख्या नहीं करने जा रहा हूँ। मैं वैवाहिक जीवन के बारे में ज्योतिष के आधार पर यह समझाने का प्रयास करूँगा कि वास्तव में इसमें ज्योतिष कैसे मदद कर सकता है। दाम्पत्य जीवन का सुख किस पर निर्भर करता है यदि पूछा जाए तो ज्योतिषियों अथवा ब्राह्मणों या पंडितों के द्वारा सबसे पहली बात यही कही जाती है कि विवाह के मामले में या दाम्पत्य जीवन के मामले में मांगलिक दोष सबसे खराब है। मांगलिक दोष का इतना हवा बना कर रख दिया गया है कि जैसे ही किसी को यह पता चलता है कि वह मांगलिक दोष में है या मांगलिक योग में है तो उसके जो गार्जियन है, अभिभावक है, परेशान हो जाते हैं कि कहाँ मांगलिक लड़की खोजेंगे या मांगलिक लड़का कहाँ खोजेंगे। इस पर अनेकों तरह की भ्रांतियाँ हैं। मैं प्रयास करूँगा कि उसको सहज और सरल भाषा में आपको समझाऊँ। देखिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं। उसी 12 घरों में से 5 घर ऐसा है, 5 भाव ऐसा है कि उनमें से कहीं पर भी मंगल जन्म के समय कुंडली के अनुसार बैठा हो, स्थित हो, तो उसको कहते हैं मांगलिक योग। उदाहरण के लिए आप देखें, एक कन्या की कुंडली है। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और ये 12वां भाव। अब पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और ये 12वां भाव, यही 5 हो गए। 1, 2, 3, 4 और 5। ये चूंकि इन पांचों में से कहीं भी मंगल स्थित तो ही मांगलिक दोष होगा। इधर 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 कहीं भी हो तो नहीं होगा। अब इन्हीं 5 भावों में मंगल के होने से मांगलिक दोष क्यों होता है, मैंने अपने पिछले वीडियो में ये सब समझाया है, बताया है। उस पर मैं आगे जाकर अनावश्यक विस्तार नहीं दूंगा। जैसे मान लेते हैं किसी लड़की की कुंडली है, उसमें अगर मंगल यहाँ बैठ गया तो मांगलिक दोष में गिना जाएगा, या यहाँ ना बैठकर यहाँ है तो भी मांगलिक दोष होगा, यहाँ है तो भी होगा, यहाँ है तो भी होगा। लड़का की कुंडली में देखिए, अब विवाह में समस्या आती है कि मांगलिक योग में चाहे लड़का हो या लड़की, जब उसका विवाह होगा तो उसी से होगा जो लड़का या लड़की मांगलिक योग में हो, अन्यथा नहीं होगा। ये नियम है। ज्योतिष ने बताया कि यदि ऐसा ना होगा तो जिसकी कुंडली में मांगलिक योग है, मान लेते हैं कि किसी लड़का की कुंडली में मांगलिक योग है, यानी लड़का की कुंडली में मंगल यहाँ 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 कहीं बैठा है तो मांगलिक योग है। लड़की की कुंडली में नहीं है तो क्या होगा, लड़की पर लड़का भारी पड़ जाएगा। मंगल को सबसे हत्यारा ग्रह माना गया है, चंडाल ग्रह है। वो लड़की को जीना हराम कर देगा। इसलिए मांगलिक दोष का महत्व है। ऐसा नहीं कि हुआ है पूरा का पूरा, लेकिन है। अब उसी में एक होता है, बहुत से लोग आते हैं, गार्जियन आते हैं, भावक आते हैं, पूछते हैं कि बाबा मेरी कुंडली में तो घोर मांगलिक योग है। तो घोर मांगलिक योग क्या है? कुंडली में लग्न से देखते हैं, ये लग्न है तो जो श्लोक लिखा हुआ है उसमें यही लिखा हुआ है कि लग्ने व्यय च पाताले जा मित्रे अष्टमे कुजे। लग्न बोलते इसको। व्यय भाव 12वां, पाताल भाव 4था, जामित्र भाव 7वां और अष्टम भाव तो है ही है। यही लिखा है श्लोक, मूल श्लोक यही है कि इन्हीं 5 में से कहीं मंगल होगा तो मांगलिक योग होगा। मांगलिक योग है या नहीं इसी से डिसाइड होता है। घोर मांगलिक है कि क्या है, सब कि ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी क्यों कहते हो मैं समझाता हूँ। क्योंकि भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा का विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि 12 राशियां हैं तो उसके अलग अलग स्वामी है, लेकिन 27 नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा ही है।
इसलिए चंद्रमा का महत्व है, बिना चंद्रमा के कोई काम नहीं होता। तब दूसरे श्लोकों में कहा गया कि भाई चूंकि चंद्रमा प्रधान है, सबसे ताकतवर ग्रह है, तो जो स्थिति मंगल की लग्न से होती है, यदि चंद्रमा से भी वही स्थिति बन जाए तो मंगल में के दुर्गुणों में और वृद्धि हो जाएगी। कैसे? सो देखिए, मैं वर्ग की कुंडली में समझाता हूँ। मान लेते हैं कि इसका मंगल कहीं है, चंद्रमा जन्म के समय में अगर लड़की की कुंडली में ही यहीं पर बैठा हो चंद्रमा, यहाँ पर चंद्रमा बैठ गया और मंगल भी यहाँ पर भी है, या यहाँ पर है, या यहाँ पर है, या कहीं भी है, तो लग्न से तो मांगलिक हो ही गया। चंद्रमा से भी गिनेंगे तो 1 2 ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा चौथा, अब यहाँ से गिनेंगे तो ये होगा 7वां, ये होगा 8वां और ये हो जाएगा 12वां। तो जैसे ही यहाँ से आया तो ये भी मांगलिक योग में हो गया, गिनेंगे। जैसे इसमें देखिए, चंद्रमा यहाँ बैठा हो तो भी, 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 साथ में मंगल हो। अब मांगलिक योग तो था ही, चंद्रमा भी इन्हीं में से कहीं बैठा हुआ है, तो मंगल का दोष और बढ़ गया। अब अगर मान लेते कि चंद्रमा यहाँ पर नहीं हो, इन्हीं जगहों में नहीं हो, कहीं और हो, तब अब मान लेते हैं कि चंद्रमा यहाँ हो तो मांगलिक दोष होगा कि नहीं होगा? तो आपको गिनना पड़ेगा। यहाँ से जब गिनिएगा तो 1 2 3 4, मंगल से चौथा पड़ गया तो मांगलिक दोष होगा। लेकिन अगर यहाँ ना बैठकर यहाँ हो तो मांगलिक दोष नहीं होगा, क्योंकि मंगल से गिनने पर ये कभी भी पहला, चौथा, 7वां, 8वां, 12वां नहीं हो सकता, इसलिए मांगलिक दोष में और वृद्धि नहीं होगी। यही स्थिति है। एक और है शुक्र के बारे में भी। विवाह का कारक शुक्र ही है। शुक्र को स्त्री की कुंडली में, पुरुष की कुंडली में स्त्री माना गया है, पत्नी माना गया है। इसलिए बिना विवाह जैसे शुभ कार्य शुक्र के मजबूत हुए बगैर संभव नहीं है। यदि शुक्र अस्त है तो विवाह नहीं होता है। तो जो नियम चंद्रमा के लिए कि यदि चंद्रमा से गिनने पर मंगल पहला, चौथा, 7वां, 8वां, 12वां हो तो और मंगल दोष बढ़ जाता है, उसी तरह से जन्म समय में जहाँ शुक्र बैठा है वहाँ से गिनिए। अगर वहाँ से भी पहला, चौथा, 7वां, 8वां भाव या 12वां में मंगल है तो भी मांगलिक दोष में और वृद्धि कर देता है। मान लेते हैं कि चंद्रमा भी यहीं बैठा है और साथ में शुक्र भी कहीं भी बैठा हो, यहाँ भी बैठा हो तो भी, यहाँ बैठा हो तो भी। अब चंद्रमा से भी मंगल हो गया, पहला भाव चौथा करके, तो शुक्र से भी हो गया। इसी को पंडित जी लोग कहते हैं घोर मांगलिक हो गया। मतलब लग्न से भी पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां, चंद्रमा से भी पहला, चौथा, 7वां, 8वां, 12वां और शुक्र से भी चौथा, पहला, 7वां, 8वां, 12वां होगी। इसी को बोलते हैं घोर मांगलिक। लेकिन कोई घोर मांगलिक ऐसी बात है नहीं। सबसे पहली बात यह है कि मांगलिक है या नहीं, यस और नो। तो भाई सबसे पहले लग्न से देखिए, चंद्रमा वाला छोड़िए और शुक्र वाला छोड़िए, घोर मांगलिक के चक्कर में मत पड़िए। मूल प्रश्न यह हुआ कि यदि लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, तो क्या विवाह नहीं होगा? तो अभी तो यह तो देखिए कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मांगलिक है, तो क्या वास्तव में मांगलिक दोष है कि नहीं, क्या कोई उपाय है कि नहीं? तो उपाय है। उपाय क्या है कि जैसे मंगल
सबसे पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो वैसा ही क्रूर ग्रह शनि भी है, राहु भी है, केतु भी है और सूर्य भी है। मंगल पापी ग्रह है, तो मंगल के समान ही पापी ग्रह शनि को भी, राहु को भी, केतु को भी और सूर्य को भी माना गया है। सूर्य को पापी नहीं, क्रूर ग्रह ही कहते हैं। तो भाई अगर मान लेते हैं कि किसी कुंडली में मंगल इन पांचों में कहीं बैठा हो तो मांगलिक तो है, लेकिन यदि इन्हीं पांचों में से कहीं भी शनि बैठ जाए, मान लेते हैं शनि यहीं बैठा हुआ हो, तो अब माइनस माइनस प्लस, शनि बैठ गया तो मंगल के दोष को नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा, कम कर देगा। मान लेते हैं शनि नहीं बैठा हो, शनि कहीं और बैठ गया, इधर बैठा हो, लेकिन यहीं पर सूर्य यहाँ बैठे या कहीं भी सूर्य बैठ गया तो भी मंगल के दोष को खत्म कर देगा, कम कर देगा। यही स्थिति केतु यहाँ रहेगा तो उल्टा रहता है, ये ध्यान रखिएगा। केतु के ठीक सामने राहु रहता है तो भी मंगल दोष को शांत कर देगा। तो पहले निर्णय कीजिए कि मंगल के कारण मांगलिक दोष तो है, 5 भाव मंगल बैठा हुआ कहीं पे तो मांगलिक दोष है, लेकिन यदि वहाँ पर राहु या शनि या केतु या सूर्य बैठ गया तो मंगल दोष तो अपने आप खत्म हो गया, कम हो गया, तो हल्ला करने की जरूरत ही नहीं है। अब दूसरी बात लोग बताते हैं कि भाई शनि भी पापी ग्रह है, तो शनि बैठ जाएगा तो और दाम्पत्य जीवन का भाव है, परेशानी खड़ा कर देगा, ये दूसरी कहानी है। लेकिन शनि अगर बैठा हुआ है तो मंगल दोष को खत्म कर देगा, ये निश्चित बात है। तो भाई लड़की मांगलिक है तो वहाँ देख लो कि कहीं सूर्य, राहु, केतु, शनि भी तो नहीं बैठा है। अगर है तो मांगलिक दोष नहीं है, कम है, नामे मात्र का दोष लगेगा। जैसे कोई चोर है और उसकी मुलाकात, भेंट भिड़ंत हो गई डाकू से, तब घिघी बन जाएगी ना। अब 100 लोग अनंत सिंह के सामने जाकर रंगदारी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यही स्थिति है भाई। बदमाश मंगल, लेकिन उससे भी कम बदमाश शनि, राहु, केतु, सूर्य नहीं है। इसलिए मंगल इनमें से कहीं बैठा हो, वहीं पर शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, सूर्य, तो मांगलिक दोष खत्म। मान लेते हैं कि मांगलिक दोष खत्म नहीं हुआ, लड़की या लड़का प्रचंड मांगलिक भी साबित हो गया, तो क्या करें? विवाह तो करना ही है, तो विवाह नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सारा खेल निर्भर करता है मुहूर्त के चयन पर। ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि यदि सही सही मुहूर्त का चयन कर लिया जाए तो कोई दोष का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। शनि दोष भी कहा जाता है, हालांकि बहुत हजारों दोष हैं, इसलिए शुभ मुहूर्त का चयन यदि किया जाए, इसका क्या मतलब हुआ? विवाहिक कार्य का शुभ मुहूर्त का चयन किया जाए तो मांगलिक दोष है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उस समय में विवाह किया जाए तो सारा दोष शांत हो जाता है। तो सबसे पहले तो भाई लग्न 3 तरह के होते हैं: चर, स्थिर, द्विस्वभाव। चर मतलब चलते फिरते रहने वाला, पहला, चौथा, 7वां, 10वां, इसको चर बोलते हैं। मेष लग्न, कर्क लग्न, तुला लग्न और मकर लग्न, ये सब चर लग्न है। ये इधर उधर घूमते रहते हैं, अच्छा नहीं माने जाते। फिर एक स्थिर होता है। स्थिर मतलब चलना फिरना नहीं, पेड़ की तरह खड़ा रहे उसी जगह। दूसरा, 5वां, 8वां और 11वां जो लग्न होता है उसको कहते हैं स्थिर लग्न। जैसे मान लेते यहाँ पर 1 लिखा हुआ, अगर यहीं पर 2 रहता, मान लेते यहाँ पर 2 रहता, यहाँ पर 2 है, तो ये स्थिर लग्न हो गया। और इसी तरह से जब तीसरा, छठा, 9वां, 12वां हो, उसको बोलते हैं द्विस्वभाव। दोनों गुण उसमें है, कभी चलेगा, कभी रुकेगा, कभी चलेगा, कभी रुकेगा। क्योंकि वैवाहिक कार्य लंबे समय के लिए होता है, वैवाहिक जीवन में स्थिरता आवश्यक है। यह नहीं कि आज विवाह किया और अगले महीने तक केस हो गया, लड़ रहे मुकदमा तलाक लेने के लिए। तो भाई ऐसे लग्नों का चयन हम क्यों करें? इसलिए विवाह के लिए सबसे पहला जो देखा जाता है
वह स्थिर लग्न कहा जाता है। 24 घंटे में 12 लग्न होंगे तो 4 गुना 3 मतलब 4 बार ऐसा लग्न आएगा जो स्थिर लग्न होगा। अब वो दिन में आ रहा है कि रात में आ रहा है, ये अलग अलग बात है। प्रायः शादी अपने यहाँ बिहार में, यूपी में, सब जगह रात्रि में होती है, तो रात्रि में ही स्थिर लग्न तो आएगा ही आएगा, कम से कम 2 बार तो आएगा ही आएगा। तो उसी का चयन करते हैं, उसको स्थिर लग्न बोलते हैं। तो पहला वैवाहिक मुहूर्त में स्थिर लग्न लगभग 2 घंटे का रहेगा। कभी कभी 2 घंटे 10 मिनट रह जाता है, या कभी कभी 2 घंटे में भी 10 मिनट कम रहता है। बराबर लग्न रहता नहीं, इसी में पंडित जी मार खा जाते हैं, गणना वना करना नहीं आती उनको। वो 30-30 डिग्री का मान के करते हैं, सब चौपट हो जाता है। तो पहला चयन करें विवाह के लिए तो स्थिर लग्न हो, मतलब लग्न वृषभ हो, सिंह हो, वृश्चिक हो या कुंभ लग्न हो। कुंभ लग्न से घबराना नहीं है कि शनि का लग्न है, शनि स्थिर लग्न में आता है। कुंभ लग्न बहुत अच्छा माना जाता है। विवाह इन्हीं चारों लग्नों में किसी का होता है। जब ये लग्न के साथ साथ में और कुछ दोष, बहुत सारे दोष से आ रहे हैं, तब जाकर के द्वि स्वभाव को देखते हैं। पहला नंबर पर स्थिर लग्न, अगर उसमें कोई दोष आ गया, और सारा भी दोष होता है, तो कोई दोष आ रहा हो, लग्न शोधने में कठिनाई हो रही हो, तब दूसरे नंबर पर जाते हैं, उसको कहते हैं द्वि स्वभाव। मतलब 3, 6, 9, 12 मिथुन लग्न, कन्या लग्न, धनु लग्न या मीन लग्न। चर लग्न को कभी नहीं लेना चाहिए। चर लग्न में विवाह कार्य नहीं होता है, ये समझ लीजिए। तो बचेंगे 8 लग्न। 8 लग्न में भी 4 लग्न मजबूरी में, पहले 2, 5, 8, 11 वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ लग्न में ही विवाह होना चाहिए। अब निर्धारण हो गया कि भाई वृश्चिक लग्न में या सिंह लग्न में विवाह होगा, या वृषभ में होगा या कुंभ में होगा। लगभग 2 घंटे का होगा, लेकिन यह मुहूर्त नहीं हुआ। अब हर लग्न में 9 नवांश होते हैं। हर लग्न में, हर लग्न का 9वां भाग, 9वां अंश, नवांश, इसका भी नाम वही है जो लग्नों का नाम है। तो इसमें 9 आएंगे, ये लगभग 2 घंटे का होगा। तो उसमें कहा गया है कि मिथुन नवांश, दो बातें हुई। शुभ लग्न कौन सा है? शुभ लग्न दूसरा, इसको बोलते हैं वृष। 5वां सिंह, 8वां वृश्चिक, 11वां कुंभ। ये सब लगभग 2-2 घंटे का होता है। लेकिन इन्हीं 2 घंटे में कभी भी विवाह कर दे, मतलब विवाह का मुख्य काम क्या होता है, प्रधान कार्य क्या होता है? सिंदूर दान। उसी पर सारा निर्भर करता है। जब तक सिंदूर दान नहीं होता तब तक लड़का और लड़की, वर और कन्या एक दूसरे के नहीं होते, विवाह पूर्ण नहीं माना जाता है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण काम वैवाहिक कार्य में सिंदूर दान होता है। विवाह में तो लगभग 2 घंटा 2.5 घंटा लग जाएगा, लेकिन सिंदूर दान करने पर कितना समय लगेगा? 5 मिनट लगेगा मैक्सिमम। उसका चयन करना चाहिए। ये नहीं कि अब 2-2 घंटे में आ गया तो कभी भी सिंदूर दान कर दिया, कदम नहीं कर सकते। अगर किया तो चौपट हो जाएगा। यह जो 9 नवांश लिखा गया है हर लग्न में, टोटल तो इसे 12 राशि है, तो 12 नवांश हो जाएगा, सब चल के हो जाएंगे। एक मेष से लेकर के मीन तक तो 12 हो जाएंगे, लेकिन 12 में सभी नहीं। 4 नवांश ऐसे हैं जिसमें विवाह बहुत अच्छा माना जाता है। 9वां भाग, उसमें कौन कौन है? शुभ नवांश, पहला मिथुन,
दूसरा कन्या, तीसरा तुला और चौथा धनु। लेकिन धनु में एक समस्या है, धनु पूरा नहीं ले सकते, आधा, पहले वाला आधा, तो इसको लिखते हैं धनु का पूर्वार्ध। धनु का पूर्वार्ध। तो आप कह सकते हैं कि भाई टोटल 3.5 गो नवांश हुआ। ये भी इसका जो टाइमिंग है आगे पीछे होते रहता है। यदि लग्न बड़ा हो, ज़्यादा देर तक हो, तो नमाज का भी टाइमिंग बढ़ जाएगा, लेकिन 11 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं होगा। ये बड़ा रहेगा तब, लग्न बड़ा है तब, लग्न अगर बड़ा है तब, लग्न बड़ा छोटा होता रहता है, भ्रम मत रहिएगा, ये भी ये सब बराबर नहीं होता है। तो मैक्सिमम 11 मिनट का जाएगा, ये भी 11 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा, 5.5 मिनट। तो 5.5 मिनट बहुत कम समय मिलता है ना भाई। और मिनिमम होगा तो 9 मिनट का होता है, कम से कम 9 मिनट का एक नमांश होगा। अब 9 मिनट का रहेगा तो धनु नमाज तो 4.5 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसको छोड़ देते हैं, इसमें दिक्कत है, भारी दिक्कत है। यही तीनों का 11 मिनट में शोधन करने में तो पसीने लोगों को छूट जाते हैं। गणित का हिसाब है, गणित का। आप लोगों ने कर्मकलाप का नाम सुना होगा, कम से कम ज्योतिषियों ने तो जाना ही होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने एक ग्रंथ लिखा है, ज्योतिष का, वास्तु का, सारा कर्मकांड उसमें लिखा हुआ है, एक जगह लिख दिया उन्होंने, उसका नाम है कर्मकलाप। उन्होंने वैवाहिक जीवन के बारे में, वैवाहिक मुहूर्त शोधन के बारे में साफ साफ लिखा है कि ग्रहों में सब शुभ मिल जाए ये असंभव बात है। तो इसलिए भाई भरसक प्रयास करो कि स्थिर लग्न को चुनो। अगर उसमें भी समस्या है तो केवल सही सही नवांश का चयन कर लो, तो सब दोष को खत्म कर देगा। उन्होंने लिखा है कि सब सही है मान लेते हैं, ग्रह नक्षत्र भी बहुत बढ़िया है, जो लग्न है वो भी चारों एक नंबर मिल गए, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। लेकिन अगर नवांश ठीक ठीक चयन नहीं हुआ तो जो भी विशेष जानकारी चाहते हैं या मेरी बात को पकड़ना चाहते हों, वो कर्मकलाप में जाकर के देखें। स्वामी जी ने लिखा है कि सारा दारो मदार नवांश पर ही है। यदि सारे गुण हों लेकिन नवांश शुभ न हो तो अकेला नवांश दोष ही सारे गुणों को चौपट कर देता है और जिंदगी कलह में निश्चित है। इसलिए उन्होंने सावधान किया है कि लोगों को चाहिए, ज्योतिषी को चाहिए कि पंचांग और गणित के द्वारा सही सही शुद्ध नवांश का ठीक ठीक ज्ञान कर ले। अब 12 नवांश का जब उन्होंने फल लिखा है कि किस नवांश में सिंदूरदान होने से क्या फल होता है, इन चारों नवांशों को छोड़ दीजिए, चारों को तो छोड़िए, 3.5 नवांश छोड़ के बड़ा बेकार है, उसको मैं कहना नहीं चाहता, इतनी महत्व है। उन्होंने साफ कहा कोई दोष मत मानो, जो भी है भरसक प्रयास करो बचने का। लेकिन सब बच गए, 36 गुण मिल गया, 28 गुण मिल गया, नवांश दोष अगर सही नहीं हुआ तो सारे जो गुण मिलाए हुए हैं नष्ट हो जाएगा, जीवन कभी भी सफल नहीं होगा। मिलापक करते हैं ना भाई कि 36 गुण कितना गुण मिला, लोग खुश हो जाते, 27 गुण मिल गया, 30 गुण मिल गया, लेकिन नवांश का सही सही चयन नहीं हुआ तो कुछ भी कर लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जीवन नरक हो ही जाएगा। आगे मैं बताऊंगा अगले वीडियो में कि किस नवांश का क्या फल होता है और नवांश का चयन कैसे किया जाता है। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।